नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स से अगले 24 वर्षों के दौरान देश में सुराज स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने को कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रोबेशनर्स को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया, निर्णय लेते समय राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम का मंत्र हमेशा याद रखें। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत 1800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बेघर और निराश्रित लोगों को टीका लगाने के लिए प्राथमिकता देने की सलाह दी। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुबह 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू कश्मीर में विस्फोटक सामग्री बरामद किए जाने और लश्कर-ए-मुस्तफा कमांडर की गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में छापेमारी की। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में विशेष जांच दल से 3 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में कमलप्रीत कौर ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया और भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल ए के मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स से आने वाले 25 वर्षों में देश में सुराज स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने को कहा। आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना। 25 साल बाद जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी, कितनी सशक्त होगी, वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। समय ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है और मैं इसे आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हर क्षेत्र, हर स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने हर निर्णय में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखें और राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम का मंत्र याद रखें। आपको एक मंत्र सदा सर्वदा याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें, उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपके कामकाज का दायरा और समस्याएं अक्सर लोकल होगी। ऐसे में उनसे निपटते हुए ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रोबेशनरों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि देश के विकास के मार्ग में आंतरिक और बाहरी चुनौतियां बढ़ रही हैं। इसलिए तकनीकी में बाधा पहुंचाने की कोशिशों से निपटने और साइबर तथा डिजिटल धोखाधड़ी की बुराई रोकने के लिए तैयार रहना होगा।
आपकी चुनौती टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के इस दौर में पुलिसिंग को निरंतर तैयार करने की, आपकी चुनौती क्राइम के नए तौर तरीकों को उससे भी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से रोकने की है। विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में विकास और कल्याण कार्यों की मुख्य भूमिका होती है और आईपीएस प्रोबेशनरों से आग्रह किया कि वे जन भावनाओं को समझें और सभी मुद्दों का निपटारा संयमपूर्वक करें। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पुलिस की नई और युवा पीढ़ी पुलिस की नकारात्मक छवि को बदलने में अवश्य कामयाब होगी। देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आतंक को मिटाने के लिए हमारे पुलिस के साथी अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब पुलिस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो, ये आप लोगों को ही करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने मित्र देशों मालदीव और भूटान से सहयोग और विशेषकर कोविड महामारी के दौरान आपसी सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाले पुलिस अधिकारी इन देशों के सहयोग से डिजिटल, साइबर और अंतर्राष्ट्रीय घोटाले रोकने में सफल होंगे। भूटान हो, नेपाल हो, मालदीव हो, मॉरिशस हो, हम सभी सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि हमारी सोच और सामाजिक ताने बाने में भी बहुत समानता है। हम सभी सुख दुख के साथी हैं। जब भी कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो सबसे पहले हम ही एक दूसरे की मदद करते हैं। कोरोना काल में भी हमने ये अनुभव किया है। इसलिए आने वाले वर्षों में होने वाले विकास में भी हमारी साझेदारी बढ़ना तय है। प्रोबेशनरों से संवाद में श्री मोदी ने कहा कि वे पुलिस सुधारों और समूचे पुलिस बल में फिटनेस बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म हमारे पुलिस की एक बहुत बड़ी जरूरत है और मुझे लगता है कि उत्साही युवा इन रिफॉर्म्स को और आसानी से पुलिस सिस्टम में लागू कर सकते हैं। पुलिस अपनी फोर्स में फिटनेस को प्रमोट करेगी तो समाज में भी युवा फिट रहने के लिए प्रेरित होंगे। पुलिस सेवाओं में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश की अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिल रही है। आज पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। बेटियों का ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स में आना देश के पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करेगा। पंजाब हो या बिहार, आप तो महान गुरु परंपरा के राज्यों को कनेक्ट कर रही है और गुरु तो कह गए हैं कि मैं काहू को देत नहीं भय मानत आन, यानी सामान्य मानवी को ना तो हमें डराना है और ना किसी से डरना है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के कैडरों के आईपीएस प्रोबेशनरों से बातचीत की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने कोविड महामारी से निपटने के लिए इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 1,828 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पैकेज की कुल राशि का 15% है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर परामर्श दिया है कि वे देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बेघर और निराश्रित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे अपने सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दें कि बेसहारा और भिखारियों को टीके लगाने के लिए मिलकर प्रयास किए जाएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 46 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 53 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कल 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 41,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.37% है। अब तक लगभग 3 करोड़ 8 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल 593 मरीजों की कोविड से मृत्यु हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 68,57,590 टीके जल्द ही उन्हें मिल जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि 3 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य को केंद्र से पर्याप्त संख्या में टीके मिल रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने राज्य में टीकाकरण के कार्य को गति देने की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्य के 47% पात्र व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक, जबकि 9% को दूसरी खुराक मिल चुकी है। इस बीच राज्य में सक्रिय मामले घटकर 121 हो गए हैं। राज्य में 10 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.01% है। प्रतिदिन 70,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में राज्य का देश में 30वां स्थान है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश में मीडियाकर्मियों के अथक प्रयास और योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके परिवार की मदद के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सहायता प्रदान की जाएगी। कुल 36 पत्रकारों के परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। आज राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं परिजनों को चेक वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने उन पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था, जिन्होंने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। इस साल मई महीने में इसका ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार पत्रकारों को सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराने और उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रतिबद्ध है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण में कमी आने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं फिर शुरू की जा सकती हैं। केरल में कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय दल जिले की स्थिति की समीक्षा के लिए आलपुझा पहुंच गया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यों के दल ने आलपुझा कलेक्ट्रेट का दौरा किया और जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। ये दल कोल्लम जिले के भी दौरे पर है। इस समय केरल में 1.5 लाख से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक स्थगित रहेंगी। हालांकि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और निदेशालय से अनुमति वाली उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर के 12वें दौर की वार्ता हो रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बातचीत सुबह 10:30 बजे पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर से मोल्दो बॉर्डर प्वाइंट पर शुरू हुई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेह स्थित 14वें कोर के लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कर रहे हैं।
इस साल 9 अप्रैल को हुए 11वें दौर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने से जुड़ी बाकी मुद्दों के समाधान के लिए विचारों का विस्तृत आदान प्रदान हुआ था। दोनों पक्ष मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार बकाया मुद्दों को तेजी से सुलझाने की जरूरत पर सहमत हुए थे। इस संदर्भ में यह भी रेखांकित किया गया था कि अन्य क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी पूरा करने के लिए बलों की निर्बाधता पर विचार करने तथा अमन और शांति की पूर्ण बहाली सुनिश्चित करने और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने जमीन पर संयुक्त रूप से स्थिरता बनाए रखने, किसी भी नए टकराव से बचने और संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर भी सहमति जताई थी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने 27 जून को 5 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद किए जाने और लश्कर ए मुस्तफा के शीर्ष कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में आज 14 जगहों पर छापे मारे। 27 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के नरवाल क्षेत्र से 2 लोगों को बारूदी सामग्री के साथ गिरफ्तार किया था। गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी थी। इस बीच जम्मू कश्मीर में आज सुबह पुलवामा जिले में अज्ञात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि ये मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में दांचीगांव जंगलों के नाबीबिया और मारसर के बीच हुई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल किश्तवाड़ जिले के दक्षिण इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक सामुदायिक रसोई शुरू की। बुधवार की सुबह बादल फटने से आई बाढ़ में लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन्हें अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए तंबू भी लगाए जा रहे हैं। बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। सीमा सड़क संगठन बीआरओ मूसलाधार वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में राहत और बचाव अभियान में लगा है। लाहौल और स्पीति घाटी में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाजी सरजू रोड को भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। इस महीने की 27 तारीख को भी बीआरओ के अभियांत्रिकी दल ने भारी भूस्खलन के कारण बंद किलर टांडी रोड को साफ किया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के अतिरिक्त और जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल को 3 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि इस घटना की त्वरित और पेशेवर जांच होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ ने ये निर्देश दिए। बुधवार को एक ऑटो रिक्शा से कुचले जाने से न्यायाधीश आनंद की मौत के संबंध में उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू की है। केरल तट के आसपास मछली पकड़ने पर लगा वार्षिक प्रतिबंध आज मध्यरात्रि में समाप्त हो जाएगा। पिछले महीने 9 तारीख से लगे 52 दिन के प्रतिबंध के दौरान मछली पकड़ने वाले लगभग 3000 ट्रैवलर समुद्र में नहीं जा पाए थे। केरल में समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए 1988 से मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध का समय आमतौर पर मछलियों के लिए प्रजनन का समय भी होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार देश के लोगों के आर्थिक उत्थान और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में पिछले 5 वर्ष में 179 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्नातक सीटों करीब 56% और स्नातकोत्तर सीटों में 80% वृद्धि की गई है। मिजोरम में कोलसिब जिले के वेरंगेटे पुलिस थाने में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और असम सरकार के 6 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोलसिब जिले के वेरंगेटे पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया।
कोलसित जिला असम के कछार जिले की सीमा से लगा है। 26 जुलाई को वेरेंगटे में मिजोरम असम सीमा पर हिंसक झड़पें हुई थी, जिनमें दोनों राज्यों के 5 पुलिसकर्मी और अनेक लोग घायल हुए थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के सेवा निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष की अवधि में सेवा क्षेत्र के निर्यात 12 गुना बढ़े हैं। दूसरे भारत अमेरिका सेवा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आज श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वर्ष 2001 में सेवा क्षेत्र से कुल निर्यात 17 अरब अमेरिकी डॉलर के थे, जबकि 2020-21 में ये निर्यात बढ़कर 205 अरब अमेरिकी डॉलर के हो गए हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत की सेवाएं स्पर्धात्मक हैं और कुशलता, स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर समाधान से युक्त हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स से अगले 25 वर्षों के दौरान देश में स्वराज स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने को कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रोबेशनर्स को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया, निर्णय लेते समय राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम का मंत्र हमेशा याद रखें। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत 1800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बेघर और निराश्रित लोगों को टीका लगाने के लिए प्राथमिकता देने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुबह 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू कश्मीर में विस्फोटक सामग्री बरामद किए जाने और लश्कर-ए-मुस्तफा कमांडर की गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में छापेमारी की। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में विशेष जांच टीम से 3 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में कमलप्रीत कौर ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया और भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल ए के मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। अब टोक्यो ओलंपिक की खबरें ओलंपिक डेस्क से। टोक्यो ओलंपिक में कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप बी में अपने पहले ओलंपिक में हिस्सा ले रही कमलप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 64 मीटर चक्का फेंक कर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सीमा पुनिया ने 60.57 मीटर चक्का फेंका और वो 6ठे स्थान पर रहीं। हॉकी में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया है। भारत की ओर से वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल किए। ये ओलंपिक में किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी की पहली हैट्रिक है। तीरंदाजी में अतानु दास को जापान के ताकाहारू फुरुकावा से प्री क्वार्टर फाइनल में 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। मुक्केबाजी में अमित पंघाल कोलंबिया के युबेर्जेन रिवाज से 1-4 से हार गए हैं। आज ही पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगी। बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त ताइवान की ताई जो यिन से होगा। पुरुषों की लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन में एम श्रीशंकर का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:40 पर शुरू होगा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 की आयोजना का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश, जो आधारित है सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी
ये दिलकश और सुरीली आवाज है मोहम्मद रफी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नाई की दुकान पर बैठकर लोगों को गाने सुनाने वाला बालक रफी एक दिन शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी बनकर लोगों के दिलों पर राज करेगा। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। वहीं 1937 में एक ऐसी घटना घटी जिसने रफी का जीवन ही बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि एक दिन ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल मंच पर गाने आए। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया। कुदरत का करिश्मा देखिए कि आयोजकों ने 13 साल के रफी को मंच पर गाने के लिए खड़ा कर दिया। मोहम्मद रफी ने अपने गाने से सभी का दिल जीत लिया। इस जहां के लिए दर्शकों में बैठे प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर उनके गाने से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मोहम्मद रफी को फिल्मों में गवाने का फैसला किया। 1951 में नौशाद के लिए फिल्म बैजू बावरा में गाए मोहम्मद रफी के गानों ने ऐसा जादू किया कि वे फिल्मों के मुख्य गायक बन गए। फिल्म बैजू बावरा के गानों की सफलता के बाद मोहम्मद रफी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1960 में फिल्म चौधरी का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफी को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1961 में रफी को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड ससुराल के गीत के लिए मिला। 1965 में ही फिल्म दोस्ती के लिए गाए गीत के लिए रफी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 1966 में फिल्म सूरज का एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसके लिए मोहम्मद रफी को चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत के लिए उन्हें 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत के लिए उन्हें अपने जीवन का छठा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रफी ने अपने जमाने के सभी अभिनेताओं को अपनी आवाज दी। सारी दुनिया को अपनी आवाज से दीवाना बनाने वाले शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी की अपनी आवाज 31 जुलाई 1980 को खामोश हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई सदाबहार गीतों का ऐसा जादू जो सदियों तक लोगों के दिलों पर राज करता रहेगा। फिल्म प्रभाग क्रांतिकारी देशभक्त शहीद उधम सिंह की आज 81वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के तौर पर फिल्म शहीद उधम सिंह दिखाएगा। फिल्म का विशेष प्रदर्शन स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का एक हिस्सा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्रांतिकारी और महान देशभक्त शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र उधम सिंह के साहसिक बलिदान को हमेशा याद रखेगा। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में आज बारिश की संभावना है। मुंबई में सामान्य वर्षा का अनुमान है। चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता में भी हल्की बूंदाबांदी या कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। श्रीनगर में गरज के साथ बौछार पड़ने या धूल भरी आंधी की संभावना है। जम्मू में भी गरज के साथ बारिश की संभावना है। लेह में बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित, मुजफ्फराबाद और गुवाहाटी में भी सामान्य बारिश हो सकती है। इम्फाल में वर्षा का अनुमान है। शिलोंग में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। आइजोल में गरज के साथ बौछार हो सकती है। कोहिमा में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश भी हो सकती है। ईटानगर में भी गरज के साथ बौछार पड़ने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स से अगले 25 वर्ष के दौरान देश में सुराज स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने को कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रोबेशनर्स को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया, निर्णय लेते समय राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम का मंत्र हमेशा याद रखें। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत 1800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बेघर और निराश्रित लोगों को टीका लगाने के लिए प्राथमिकता देने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुबह 2 आतंकवादी मारे गए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू कश्मीर में विस्फोटक सामग्री बरामद किए जाने
और लश्कर मुस्तफा कमांडर की गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में छापेमारी की। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में विशेष जांच टीम से 3 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।